आई एम सॉरी, पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही यहीं तक पढ़ाया था। अब आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फीचर भी लेते हैं, इंटरनल फीचर भी लेते हैं। इंटरनल फीचर के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका डेवलपमेंट देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। डेवलपमेंट मतलब डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट के अंदर लार्वल स्टेज नहीं बनती है, इनडायरेक्ट के अंदर लार्वल स्टेज बनती है। लार्वल स्टेज क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये होता है एम्फीबियन के अंदर, और इन केस एग्जाम्पल दे रही हूँ, एम्फीबियन के अंदर होता है और ये होता है इन ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। फिर ई से आता है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। इकोलॉजिकल रोल क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, ये भी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। अब आता है थर्ड टाइप है इसका, सिस्टमैटिक। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ते हैं, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि हमने दो ऑर्गेनिज्म लिए, उनके पूर्वज को देखा, कि जैसे हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया ए, एक ऑर्गेनिज्म लिया हमने बी, हमने देखा इसके पूर्वज को और देखा इसके पूर्वज को। दोनों के पूर्वज अगर सेम आ रहे हैं तो हमने कहा कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के पूर्वज सेम है, तो इन्हें एक ही कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। तो हम इनके एंसेस्टर की स्टडी कर रहे हैं, इनके पूर्वज की स्टडी कर रहे हैं और उस बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक वर्ड पहली बार दिया था कैरोलस लिनियस जी ने। तो सिस्टमैटिक वर्ड फर्स्ट टाइम गिवन बाय कैरोलस लिनियस जी ने दिया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, दे आर राइट अ बुक। भाई स्पेलिंग देख लेना, हाथ जोड़ते हूँ प्लीज़। दे आर राइट अ बुक सिस्टेमा नेचरिक नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आता है, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आता है, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स। देखो, आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, अब आप उसे कैसे क्लासिफाई करोगे। आपने क्या किया, पहले उसके कैरेक्टर्स देखे। कोई ऑर्गेनिज्म आपके सामने बिठा दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उसके कैरेक्टर देखे कि अच्छा ये पहले आपने देखे उसके कैरेक्टर बाहर से कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर आपने किया उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर आपने क्या किया, उसका आइडेंटिफाई किया। जैसे एक ऑर्गेनिज्म आपने देखा, उसके कैरेक्टर देखे कि पानी में रहता है कि ज़मीन पे रहता है, ठीक है। फिर आपने उसका आइडेंटिफाई किया कि अच्छा पानी में तो फिशेस रहते हैं, एम्फीबियंस भी रहते हैं, तो पानी में भी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिर आपने उसे क्या किया, फिर आपने उसका क्या किया, क्लासीफाई किया कि अच्छा पानी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिशेस रहते हैं, एम्फीबियन रहते हैं, उनमें से भी कौन है ये। फिर आपने क्लासीफाई कर लिया कि अच्छा, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने क्लासीफाई कर लिया कि अच्छा ये एक एम्फीबियन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप उसका नोमेनक्लेचर करोगे। आपने उसे एम्फीबियन की कैटेगरी में रख दिया,
अब आप उसका नोमेनक्लेचर करोगे। तो ये स्टेप होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसके कैरेक्टर देखते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, देन उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। और नाम भी ऐसा देते हैं भाई, दुनिया में अपार मतलब एक ऐसा नाम जो दुनिया में और किसी का ना हो। एक ऐसा नाम देते हैं जो दुनिया में और किसी का ना हो। तो अब इन्हें लिख लें, ठीक है। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, पहले आप क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। उसके बाद हम दे देंगे उसे नाम, फिर हम उसका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर भी ऐसा कि दुनिया में ऐसा नाम किसी का ना हो। नोमेनक्लेचर में क्या होगा, वन नेम given to only one organism in the world। नाम ऐसा कि पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनिज्म का नाम सिर्फ इसी ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, देखो मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, पिंकी और पिंकी, दोनों का नाम सेम है, पिंकी। अब एक बच्ची ने उनमें से कुछ गलत काम कर दिया, जैसे कांच का गिलास तोड़ दिया। अब मम्मी ने डांटने के लिए बुलाया तो पता लगे कोई नहीं आ रहा, दोनों में से कोई बच्ची नहीं आ रही है। पर वहीं अगर कुछ देने के लिए बुला रहे हैं तो दोनों भागी आ रहे हैं, तो इट इज़ कॉज अ कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो इसीलिए एक घर में 2 बच्चों की सेम नाम नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगा और उसी ऑर्गेनिज्म का नाम होगा। समझ आ रहा है ना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। नोमेनक्लेचर किस लैंग्वेज में किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज में। दे आर derived from Latin language, and printed in italic। अगर आप इसे प्रिंट कर रहे हो तो printed in italic and when, दिख रहा है ना, and when जब हम उसे हाथ से लिखते हैं तो हम उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके बताऊंगी, थोड़ा धैर्य रखो, समझ आ जाएगा। एंड प्रिंटेड इन इटैलिक में प्रिंट करेंगे। एंड व्हेन वी आर रिटन हैंड रिटन, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। व्हेन वी हैंड रिटन, सो अंडरलाइन सेपरेटली, अब मैं आपको देती हूँ इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ। जैसे एक मैंगो है, उसका नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका। ये छोटा है, ये बड़ा एम है। अभी बताती हूँ, मैंजिफेरा इंडिका लिन। क्या, मैंजिफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है। इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैसे लिखेंगे, रिटन इन कैपिटल
रिटन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के अंदर होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर होगा ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है। दे रिप्रेजेंट किसे, जीनस को, ठीक है। और ये जो सेकंड वर्ड होगा ना, सेकंड, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में। और ये किससे बताता है, ये बताता है स्पीशीज़ के नाम को, ठीक है। स्मॉल लेटर में होगा और स्पीशीज़ के नाम को क्या करेगा, डिनोट करेगा। स्पीशीज़ बोल सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हो, या स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसके बाद ये जो लिन है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये लिन क्या है, ऑथर का नाम। एक मिनट भैया, एक मिनट। ये जो लिन वर्ड है यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर। और इसे लिखते हैं हम अबरवेटेड फॉर्म में, रिटन इन अबरवेटेड फॉर्म में। और थर्ड चीज़, ना तो हम इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं और ना ही हम इसे इटैलिक में प्रिंट करते हैं। तो नो रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, इन लैटिन लैंग्वेज। भाई जगह कम पड़ गई, अब कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। एंड नो प्रिंट इन इटैलिक, नो प्रिंट इन इटैलिक, ठीक है। और ना ही हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमने कितना पढ़ लिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको इतना पढ़ाया था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, जल्दी जल्दी। तो ठीक है, तो हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। की धरती पे कितनी स्पीशीज़ हैं, किस तरह की स्पीशीज़ हैं। तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है पूरी धरती पे, ठीक है। फिर हमने कहा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी एक क्या होता है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है। उसके बेसिस पे ये 3 तरह का होता है, क्या, ओल्ड टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। ओल्ड टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर है, हमने बाहर से देख के ऑर्गेनिज्म को उसे क्लासीफाई कर दिया कि अच्छा ये इस कैटेगरी के अंदर आएगा। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल फीचर तो है ही, साथ साथ में इंटरनल फीचर भी आ जाते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा और उसका इकोलॉजिकली रोल क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हमें ऑर्गेनिज्म मिला तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके कैरेक्टर को देखेंगे, फिर उसका आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद में उसका नामकरण कर देंगे। और नामकरण भी ऐसा कि पूरी दुनिया में एक नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को देंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और जो नॉमेनक्लेचर होता है ये लैटिन लैंग्वेज में ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। पर जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इटैलिक में प्रिंट करते हैं। और जब हम इसे हैंड रिटन लिखते हैं तो हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे इसे और इसे हमने क्या किया, इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और जो फर्स्ट नेम होता है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड नेम होता है ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये थर्ड वर्ड है लिन, ये ऑथर का नाम होता है, अबरवेटेड फॉर्म में होता है। नो रिटन इन नो रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड नो प्रिंट इन इटैलिक, ठीक है। ना तो आप इसे इटैलिक में प्रिंट करोगे, ना आप इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम करते हैं ICBN। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। मैं लिखती हूँ आपने पिछला लिख लिया ना? एक मिनट, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक मिनट, आप वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे करते ICBN कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर हम प्लांट्स का नाम रखते हैं, प्लांट का नोमेनक्लेचर करते हैं, और इसके अंदर हम एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या? व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हर एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, एक टैक्सोन को। हर एक कैटेगरी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को। एक हम लिखेंगे ईच कैटेगरीज रिप्रेजेंट रैंक एंड टैक्सोन को। हर एक कैटेगरी एक रैंक और एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये एक ट्रिक है, आप इसे याद कर लो, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इन कैटेगरीज को याद करना। जैसे कीप, पोट, क्लीन और फैमिली, गेट सिक। इसका मतलब है कि पोट क्लीन, अपने घरों के मटकों को साफ रखो, और नहीं तो फैमिली गेट सिक, हमारी फैमिली क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी। कि पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसे इसी ऑर्डर में याद करना। कि पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से हो गया किंगडम, क्या हो गया? किंगडम। पी से हो गया फाइलम, और यहाँ पे आता है डिवीज़न। जो फाइलम वर्ड है ये यूज़ किया जाता है एनिमल के लिए, और डिवीज़न यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए, और ये यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए। उसके बाद आगे क्लीन से होगा क्लास, और से होगा ऑर्डर। फैमिली से होगा फैमिली। गेट्स, जी से होगा जीनस। एस से होगा स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो होता है इट इज़ अ बेसिक यूनिट या कहो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज़ होते हैं। जैसे एक स्पीशीज़ की बात करूँ अगर मैं, जैसे ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन है, एक दूसरा ह्यूमन है, दोनों में सिमिलैरिटी ज़्यादा होंगी एज़ कंपेयर टू एक ह्यूमन और एक कैट के अंदर, है ना? देखो दो रिलेटेड स्पीशीज़ में ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी कि नहीं होंगी? जैसे एक मंकी है और एक दूसरा मंकी है, उसमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, या एक मंकी और ह्यूमन के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी? ऑब्वियसली
दो मंकीज़ के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। हाँ, इवोल्व हम वहीं से हुए हैं, इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि सिमिलैरिटी किस में ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, और जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। देखो ऊपर जाओगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, और जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगी, डिफ़िकल्टी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में क्या आएगी, हमें मुश्किल आएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो हमें आपको पता, देखो अगर मैं बात करूँ किंगडम की, देखो किंगडम के अंदर, किंगडम जैसे प्लांटी और एनिमलिया, दो किंगडम है। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट रखे जाते हैं, एनिमलिया के अंदर सारे एनिमल रखे जाते हैं। अब प्लांटी, देखो एनिमलिया के अंदर एक पोरीफेरा भी आता है और एक इंसान भी आता है। क्या आप सोच सकते हो कि एक पोरीफेरा और एक इंसान का कोई रिश्ता हो भी सकता है या नहीं हो सकता? तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएंगी, बस जनरल कैरेक्टर होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसलिए डिफ़िकल्टी आएगी क्लासीफाई करने में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ स्पीशीज़, व्हाट इज़ अ जीनस, व्हाट इज़ अ फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न और किंगडम, ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको समझ आ रहा है? देखो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मुझे लगता है आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे नीचे, क्योंकि पता नहीं कुछ दिक्कत है मेरे एंड से, वो मैं ठीक कर लूँगी। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं ठीक कर लूँगी अपने एंड से, मेरी एंड से ही दिक्कत है, वो कमेंट नहीं कर पाता है कोई भी इंसान। ठीक है, हम पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आपका। उसके बाद हम बात करते हैं जीनस की बात करते हैं। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ इज़ नोन एज अ जीनस। जैसे हम आपको बताते हैं जीनस के अंदर क्या क्या आता है, पैंथेरा लियो, जिसे लायन बोलते हैं, लियो मतलब लायन, और पैंथेरा टाइग्रिस। अब कोई से टिग्रिस कहेगा, कोई से टाइग्रिस कहेगा, तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग बोल लेना, इसकी प्रोनाउंसिएशन कर लेना। ठीक है, पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, और एक पैंथेरा पार्डस होता है, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, इन सब को एक ही जीनस के अंदर रखा गया है। इन स्पीशीज़ को ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, जिसे क्या बोलते हैं, जीनस, इन्हें एक ही जीनस के अंदर रखा गया। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबिरोसम। सोलेनम क्या, ट्यूबिरोसम, जो क्या होता है, पोटैटो की स्पीशीज़ होती है, पोटैटो। उसके बाद आता है सोलेनम मेलनगियोना, जिसके अंदर आता है ब्रिंजल की स्पीशीज़ आती हैं इसके अंदर। उसके बाद एक आता है सोलेनम लाइकोस्पेरिडम, जिसके अंदर आता है टोमेटो की स्पीशीज़। इन तीनों को एक ही जीनस के अंदर रखा गया है। ठीक है, जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ है, जिसे हम जीनस बोलते हैं। इसके अंदर पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस आता है, इन्हें एक ही जीनस में रखा गया। फिर वहीं दूसरा एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो की स्पीशीज़ है, सोलेनम मेलनगियोना ब्रिंजल की स्पीशीज़ है, और सोलेनम लाइकोस्पेरिडम टोमेटो की स्पीशीज़।
ठीक है, स्पीशीज़ कवर हो गया। हाँ जी, इसके बाद हम दूसरी बात कर लें, फैमिली क्या होती है। फैमिली क्या होती है? हमारा परिवार है वो नहीं, इसके अंदर फैमिली होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज नोन एज अ फैमिली। फैमिली के अंदर हम रखते हैं, इसके अंदर हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस। लिखने की चिंता मत करो, मैं पूरा एक बार दिखा दूँगी बाद में जब ये कवर हो जाएगा, फिर आराम से लिखना, ठीक है, टेंशन मत लो। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। और इसके अंदर आते कैट, जिसकी फैमिली होती है फैलिस। भाई स्पेलिंग देख लेना प्लीज़ भाई। फैमिली होती है इसकी फैलिस। इन दोनों को एक ही स्पीशीज़ के अंदर रखा गया है, फैलेडी, ठीक है। पैंथेरा लियो, टिग्रिस, पार्डस और कैट, जिसकी फैमिली होती है फैलिस, इन्हें एक ही फैमिली के अंदर रख दिया गया, फैलिड, ठीक है। फैलिडी फैमिली के अंदर रख गया क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ जनरल कैरेक्टर हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हैं, इसलिए इन्हें एक ही फैमिली के अंदर रखा गया। बोलते भी है ना कि शेर की मौसी बिल्ली होती है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है। जैसे एक डॉगी और एक कैट और एक लायन के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी किससे शो करेगा? लायन कैट से, हाँ, तो इसलिए इसे रखा गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा देती हूँ, आप इसे ऐसे याद रखना, DSP। कैसे याद रखोगे? DSP है, या आप DPS करके कुछ भी, जैसे D से धतूरा हो गया, ठीक है। S से सोलेनम, P से पिटूनिया। इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है जिसे बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली के अंदर रखा गया है, ठीक है। DSP करके याद रखना या भैया मेरे DPS करके याद रख लें, जैसे आपको याद रहे, ठीक है। इसे एक ही फैमिली के अंदर रख दिया है, किसे? सोलेनेसी फैमिली के अंदर। ये हो गई हमारी फैमिली हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। फैमिली के अंदर बाद क्या आता है? ऑर्डर। जैसे ऑर्डर के अंदर क्या आता है? ऑर्डर के अंदर आएगा, जैसे इसके अंदर भी हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे फैलेडी, वो जो फैलेडी किसकी वो थी फैमिली, फैलेडी फैमिली किसकी थी? पैंथेरा लियो, टाइग्रिस और पैंथेरा लियो, टाइग्रिस, पार्डस और कैट, इन दोनों की एक फैमिली है ना, फैलेडी। हाँ, तो फैलेडी फैमिली और कैनेडी फैमिली किसकी होती है? डॉग की फैमिली होती है, डॉग की फैमिली। तो कैनेडी फैमिली और फैलेडी फैमिली ये दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर आती हैं, जिसका नाम होता है कार्निवोरा। मतलब कार्निवोरा वो होते हैं ना जो मांस खाते हैं, हाँ वही कार्निवोरा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड, सोलेनेसी और दूसरा आता है हमारा कॉन्वोलेसी। ये दोनों ही एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं, पोलीमोनियल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी दोनों ही एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पोलीमोनियल्स, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्लास की। देखो क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर जैसे मैमल्स में क्या आता है? एप्स आता है, मंकीज़ आता है, मंकीज़ आते हैं, आता नहीं, ठीक है। क्लास के अंदर क्या आता है? मैमल्स आते हैं और
क्लास की बात करें तो जैसे इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कार्निवोरा और प्राइमेटा। कार्निवोरा और प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर एव्स आते हैं, एप्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। मैमल्स आते हैं, इन दोनों को एक ही क्लास में रखा गया, मैमेलिया। मैमेलिया, ठीक है। इन दोनों को किसके अंदर रखेगा? सॉरी, यहाँ पे मैमल्स नहीं आएगा, यहाँ पे मैन आएगा। देखो प्राइमेटा के अंदर क्या आते हैं? एव्स आते हैं, एप्स आते हैं, मैन आते हैं, ह्यूमन बीइंग। और कार्निवोरा, इन दोनों को एक ही क्लास के अंदर रखा गया है। किसके अंदर? मैमेलिया क्लास के अंदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फाइलम। देखो फाइलम तो हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना होगा आर्थ्रोपोडा फाइलम, जिसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं। आपने सुना होगा क्या? आपने सुना होगा मोलस्का। मोलस्का के अंदर वो आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, जेलीफिश नहीं आती उसके अंदर, ऑक्टोपस आते हैं, ठीक है। और फिर कोडेटास की बात कर ले तो कोडेटास आते हैं, ठीक है। कोडेटास आते हैं, फिर वर्टिब्रेटा आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। तो फाइलम की हम मेन बात 4th चैप्टर में करेंगे, एनिमल किंगडम में। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फाइलम कौन कौन से होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडास होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, जिसके अंदर इंसेक्ट को रखा जाता है। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देते हैं, बाकी इसकी मेन स्टडी ना 4th चैप्टर में करेंगे, एनिमल किंगडम, बड़े मज़े से, आराम से, ठीक है, ठीक है। इसके बाद किंगडम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम इज़ नोन एज अ किंगडम, ठीक है। अब तो आप लिख लोगे ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को क्लास बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ये लिख देती हूँ चलो। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को हम क्या बोल देते हैं? फाइलम बोल देते हैं। अरे भाई लिखा जाए फाइलम, बाकी इन दो की आप खुद लिख लेना, ठीक है। वो तो आप लिख लोगे ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड दैट इज़ नोन एज दिस। अब आप इस पेज को ध्यान से देखो, अब आप आराम से लिखना, ठीक है। एक मिनट हैंग मार रहा है भाई फ़ोन, रुक जाओ। अब यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर देना और इसे लिख लेना, ये ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, बस थोड़ा सा पेशेंस, और भाई मेरे थोड़ा सा पेशेंस रख ले, बस हो जाएगा ये चैप्टर अभी कंप्लीट। देख, अब आता है टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? देखो इसके अंदर 2 शब्द आते हैं, एक आता है प्रिजर्व, एक आता है कंजर्व। 2 शब्द आएंगे। प्रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं डेड के लिए, किसके लिए? डेड के लिए। और कंजर्व यूज़ करते हैं लिविंग के लिए। जैसे किसी लिविंग, दोनों ही शब्द का मतलब है चीज़ों को सहेजना, उन्हें संभाल कर रखना, ठीक है। प्रिजर्व के अंदर हम क्या करते हैं? डेड मटेरियल को संभाल के रखते हैं, डेड प्लांट को, डेड ऑर्गेनिज्म को। और कंजर्व वर्ड हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को संभालने के लिए, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड के अंदर आता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बोटैनिकल गार्डन आते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ज़ूलॉजिकल गार्डन बोल लो या ज़ूलॉजिकल पार्क बोल लो, ठीक है। फ़ोन बहुत हैंग मार रहा है भाई, पर मैं करके रहूँगी आज ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है हर्बेरियम आता है, ठीक है।
और भी है, मैं नीचे लिख दूँगी, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। देख, बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, इसमें हम प्लांट को कंजर्व करते हैं, इन विच वी आर कंजर्व प्लांट्स। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है, मान लो जंगल में एक पेड़ है, वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसके कुछ सीड होंगे या स्पोर्स होंगे, उन्हें एक ऐसी जगह ले आएंगे जहाँ पे वो सुरक्षित रहें और उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे ताकि वो प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है एक्स सिटू कंजर्वेशन का। देखो, एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला है तो उसे उस जगह से उठा के एक अच्छी जगह ले जाना है जहाँ पर हम उसकी पर्सनली केयर करते हैं और उसे एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं। इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट। इन से ध्यान है, इन ऑन साइट कि जिस जगह वो ऑर्गेनिज्म या प्लांट है उसे वहीं कंजर्व कर लिया जाए, उसे वहीं बचाया जाए किसी भी तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ इसके ऊपर ना हम एक ये लगा देते हैं प्लेट। इस प्लेट पे क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है और क्या होता है, इसकी फैमिली का नाम होता है, ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है वो होगा और इसका बायोलॉजिकली नेम होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब मैंने आपको एक्स सिटू कंजर्वेशन बता दिया ना क्या होता है, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट को उसकी जगह से उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं और वहाँ उसे कंजर्व कर रहे हैं, वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ज़ूलॉजिकल गार्डन्स की। ज़ूलॉजिकल गार्डन्स में क्या होता है, हम किसे कंजर्व करते हैं, हम यहाँ पे कंजर्व करते हैं एनिमल्स को, इन विच वी आर कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब आप सोचोगे दी, जैसे आपने प्लांट के ऊपर प्लेट लगाई है तो इनके ऊपर भी, अरे नहीं भाई, इनके ऊपर कोई प्लेट नहीं लगती है, ठीक है। इनके ऊपर कोई ऐसा बायोलॉजिकल नेम या फैमिली नहीं लिखी होती है। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल है, इट इज़ आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम संभाल क्यों रहे हैं। देखो, ये हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए टू स्टडी द हैबिटाट, ठीक है, एंड कि वो देखो किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम ला के रख रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म के फीडिंग हैबिट को जान सकें और इसके मेटिंग प्रोसेस को जान सकें कि कैसे वो रहता है, कैसे वो अपना खाना पीना खाता है और कैसे वो सरवाइव करता है। अब आप सोचो कि मान लो मेरे को ये जानना है कि जंगल में एक जंगली हाथी है, वो कैसे अपना खाना खा रहा है और कैसे वो अपने बच्चे पैदा कर रहा है, कैसे वो सरवाइव कर रहा है। अब मैं उसके पीछे गई और मैंने जानने की कोशिश की कि वो क्या खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है, तो भाई वो तो मुझे निपटा देगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए